हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं बात करने वाली हूँ भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऑन परफॉर्मिंग आर्ट्स यानी नाट्य शास्त्र के बारे में। नाट्य शास्त्र वो ग्रंथ है जिसने भारत के परफॉर्मिंग आर्ट्स का जो फाउंडेशन है वो सदियों से अपने बेस पे खड़ा रखा है उसको। So before I start the chapter, please like, comment, share, and subscribe to my channel. The channel is about नेचर, कल्चर एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड अगर आप एग्जाम पर्पस में प्रिपेयर कर रहे हैं तो यूपीएससी, यूजीसी नेट आदि एग्जाम्स के लिए ये जो पीपीटीज हैं ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। ये लेक्चर्स बहुत काम आने वाले हैं। एंड अगर आप सिर्फ नॉलेज के पर्पस से चैनल को ज्वाइन कर रहे हैं तो वो भी आपको बहुत ज्यादा फैसिलिटेट करेगा। तो प्लीज बी विथ मी, प्लीज सपोर्ट माय चैनल। देन लेट्स कंटिन्यू। तो आज हम शुरू कर रहे हैं नाट्य शास्त्र के बारे में। नाट्यशास्त्र, नाट्यशास्त्र है क्या? ये सबसे प्राचीन फाउंडेशनल एंशियंट टेक्स्ट है परफॉर्मिंग आर्ट्स के ऊपर। इंटरेस्टिंगली प्री नाट्यशास्त्र जो पीरियड है उस समय के जो डांस फॉर्म्स थे उनके ऊपर बेस करके वहाँ के जब उस समय के जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थे या फिर उस समय के जो आर्ट आर्ट फॉर्म्स एग्जिस्ट कर रहे थे उनके ऊपर बेस करके रचयिता ने एक बहुत सुंदर ग्रामेटिकल फाउंडेशन की रचना की एंड जिसका नाम दिया नाट्य शास्त्र। कहा जाता है कि इसके रचयिता हैं भरत मुनि। ये क्वेश्चन कई बार आता है। अ, इसको पंचम वेद भी कहा जाता है क्योंकि इसमें वेरियस फॉर्म ऑफ इंडियन ड्रामा, डांस एंड म्यूजिक इंक्लूड किया गया। एंड इसका सोल पर्पस बताया जाता है एज पर द स्क्रिप्चर कि लोगों को सही तरीके से जीवन यापन करने का तरीका सिखाना। यू कैन से द मैनुअल ऑफ लिविंग ए गुड लाइफ। तो 200 BC से 200 CE के बीचों बीच का जो समय है उस समय नाट्य शास्त्र की रचना हुई, ये माना जाता है। एंड जो थियोरियन प्रैक्टिसेस हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे जैसे हम और एक्सप्लोर करेंगे आपको पता चलेगा कि किस तरह से ये टेक्स्ट हमारे भारतीय संस्कृति का क्या कहें उसको स्पाइन कह सकते हैं, स्पाइन बन के खड़ा है। तो स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ द नाट्यशास्त्र, नाट्यशास्त्र कंसिस्ट ऑफ 36 चैप्टर्स। यही स्टैंडर्ड है एग्जाम्स में अगर आते हैं तो आपको यही आंसर करना है बिकॉज बेसिकली जो हमारे पास जो ऑथेंटिक टेक्स्ट मिलता है उसमें 36 चैप्टर्स ही हैं। कुछ कुछ वर्जन्स हैं जहाँ पे इसको एक्सपांड किया जाता है 38 और 40 चैप्टर्स में, बट आइडियली 36 चैप्टर्स आर देयर इन नाट्य शास्त्र। कहीं भी ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वगैरह आ जाएं तो यू शुड आंसर, आपको बस टिक करना है 36 चैप्टर में है। इट कवर्स a wide range of topic related to the performing arts, including the theory of rasa, रस, रस मतलब इमोशनल फ्लेवर, द क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रामास, रूपकस। रूपक बहुत इंटरेस्टिंग है। आप जब देखेंगे कि अलग अलग टाइप ऑफ ड्रामास, ड्रामास के साइज के ऊपर, कैरेक्टर के ऊपर, सब कुछ इन सब चीजों के ऊपर डिपेंड करके ड्रामास को क्लासिफाई किया गया। एंड ये जो रूपक है ये बहुत बार पूछे भी जाते हैं एग्जाम में। फिर आगे जाकर अलग अलग लोगों ने इनके ऊपर इन रूपक्स को और ज्यादा डेवलप किया, उनके बारे में भी हमें पढ़ना पड़ेगा। द टेक्निक ऑफ एक्टिंग, अभिनय। द टाइप ऑफ स्टेज स्पेसेस, मंडप, मंडप मतलब स्टेज, स्टेज हॉल, ऑडिटोरियम, सारा कुछ मेंशन किया हुआ है इस ग्रंथ में। द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन परफॉर्मेंसेस एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेज डिजाइन। कितना इंटरेस्टिंग है ना कि उस समय जब दुनिया शायद पता नहीं कहाँ पे अंधेरे में घूम रही थी, हम नृत्य, नाट्य एंड म्यूजिक, संगीत, इन तीनों को लेके इतना इवॉल्व एक ग्रंथ बना रहे थे। हमारे पास इतने रिच ग्रंथ हैं, इतने रिच
प्रमाण हैं जो हमें आज भी बाकी देशों से, बाकी दुनिया से अलग किसी पोजीशन पे खड़ा करता है। एंड पूरे दुनिया कहीं ना कहीं पे भारत की ओर देखती है विथ फुल रिस्पेक्ट। तो वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ द नाट्य शास्त्र इज द थ्योरी ऑफ रस। रस, रस का मीनिंग है आस्वादन, मतलब आप जो टेस्ट करते हो उसका जो फील है वही है रस। रस की थ्योरीज हम देखेंगे। भरत ने कहा कि 8 प्राइमरी रस होते हैं। शांति रस के बारे में भरत ने नहीं कहा। भरत ने उससे पहले तक कहा था कि श्रृंगार है, हास्य है, रौद्र है, वीर है, भयानक है, विभत्स है, अद्भुत है। फिर लेटर ऑन शांत को इसके साथ जोड़ा गया। मैं वही कह रही थी कि बाद में अलग अलग रिसर्चर्स ने, अलग अलग परफॉर्मर्स ने, अलग अलग गुरुओं ने बहुत सारी चीजें ऐड की और इनके ऊपर बहुत सारी थ्योरीज भी आई जो हम धीरे धीरे सारा कुछ पढ़ेंगे। तो this concept became central to Indian aesthetics, influencing not only the performing arts but also visual arts and literature. तो हमें पता है कि जब नाटकों का युग चल रहा था, जब महाकवि कालिदास से लेके भवभूति से लेके सारे लोग बड़े बड़े नाट्यकार भारतीय संस्कृति में आए, संस्कृत में उन लोगों ने नाटकों की रचना की। एंड दीज आर, आज भी दुनिया में लोग उन नाटकों की तारीफ करते हैं। तो वहां पे भी आप देख सकते हैं कि अलग अलग भावों का, अलग अलग रसों का प्रयोग कैसे किया गया। तो इवोल्यूशन ऑफ नाट्य शास्त्र ओवर टाइम, impact on classical dance form. Bharatnatyam, Kathakali, Odissi, Kuchipudi, and other classical dance forms of India draw heavily from the principles of Natya Shastra. Natya Shastra के body postures, facial expressions, movements, words, eye movement, hand gestures, सारी चीजें जो है ना, मुद्रा, ये सारी चीजें इनकॉर्पोरेट होने लगी। इम्पैक्ट ऑन क्लासिकल थिएटर, तो क्या हुआ, गाइडलाइंस ऑन ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इन द नाट्य शास्त्र इन्फ्लुएंस्ड द डेवलपमेंट ऑफ क्लासिकल संस्कृत थिएटर इंक्लूडिंग फेमस वर्क लाइक कालिदास, जो मैंने अभी अभी कहा था, शकुंतला, भवभूति, उत्तर रामचरित, और बहुत सारे नाटक, बहुत सारे नाटक। हम नाटकों का लिस्ट देखेंगे और उनको किन्होंने लिखा था। इवन मैं आप लोगों को सारी स्टोरीज भी एक्सप्लेन कर दूंगी ताकि एग्जाम्स में जब क्वेश्चंस आए आपको दिक्कत ना हो बिल्कुल। तो तो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अब अगर आप मूर्तियों को देखेंगे, टेम्पल में जो मूर्तियां बनी हुई हैं, आप उनमें उन मूर्तियों के एक्सप्रेशन से, मूवमेंट से, पोस्चर से आपको पता चल जाएगा कि ये स्कल्पचर्स क्या, मतलब कौन से रस को डिपिक्ट कर रही हैं। म्यूजिकल थ्योरी, तो नाट्य शास्त्र में क्या हुआ है कि दो इट इज प्रेटिस ऑन ड्रामा, बट इसमें सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मटेरियल और म्यूजिक एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी है, पर्टिकुलरली फोकसिंग ऑन द यूज ऑफ द वीणा एंड अदर स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स। हम लोग पढ़ेंगे कि अलग अलग टाइप के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के क्लासिफिकेशंस कैसे किए गए हैं, एंड तालों को भी बेसिक जो किया किया कैसे एक्सप्लेन किया गया है, रागों को कैसे बेसिकली एक्सप्लेन किया गया है, वी विल सी विल एवरीथिंग। तो इट एस्टैब्लिशेस द बेसिक्स फॉर रागा, melodic framework, tala, the rhythmic cycles, which would later form the core of classical Indian music, both Hindustani and Carnatic. तो यहाँ पे शुरुआत हुई थी म्यूजिक थ्योरी की, फिर धीरे धीरे उसका इवोल्यूशन हुआ। रीजनल वेरिएशन एंड वर्नाकुलर ट्रेडिशंस, तो क्या हुआ, इंडिया का लैंडस्केप बहुत डाइवर्सिफाइड है। तो नाट्य शास्त्र से इंफ्लुएंस लेके अलग अलग एरियाज में अलग अलग नृत्य धाराएं डेवलप हुई। कथक आया नॉर्थ में, यक्षगाना आया कर्नाटक में, भगवत मेला आया तमिलनाडु में। तो दे हैव देयर ओन डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक, बट still they have their base rooted in नाट्य शास्त्र। लेटर कमेंट्रीज ऑन एंड मॉडर्न रिलेवेंस, तो नाट्य शास्त्र जो है उसने इंस्पायर किया है आर्टिस्ट को, स्कॉलर्स को,
एंड फ्रॉम दैट एंशियंट पीरियड टू मेडाइवल पीरियड, हम अगर देखें फिलोसोफर्स को, उन्होंने भी इसके ऊपर काम किया। अभिनव गुप्ता ने भरत के काम के ऊपर बहुत सारा फोकस किया। तो उन्होंने भरत का जो थ्योरी है, रस थ्योरी, जैसे मैंने पहले कहा था, कि उसको एक्सटेंड किया। एंड उन्होंने न्यू इंटरप्रिटेशंस ऑफ इमोशनल एंगेजमेंट इन परफॉर्मेंस को ऐड किया। अगर हम देखें कि भारत के नाट्य शास्त्र को रेफर करना तो शुरू हो गया उससे भी पहले से। जब अभिनय दर्पण की रचना हुई, नंदिकेश्वर के अभिनय दर्पण, तो अभिनय दर्पण में भी उल्लेख है नाट्य शास्त्र का। मतलब वो भी कहीं पे, नंदिकेश्वर भी कहीं पे नाट्य शास्त्र को एक रेफरेंस पॉइंट के तौर पे रख रहे थे। In the modern era, Natya Shastra remains a critical text for everyone studying Indian performing arts. In institutions that teach classical dance, drama, and music, the text is still a subject of study, offering both theoretical frameworks and practical guidelines. तो इसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो कॉन्टेम्पररी थिएटरिकल प्रोडक्शंस में यूज हो रहे हैं, फिल्म कोरियोग्राफीज में आ रहे हैं, एंड इवन एक्सपेरिमेंटल जो परफॉर्मेंस आर्ट है उनमें भी उसका बेस देखने को मिलता है। इट हैज ट्रांसेंडेड इट्स एंशिएंट ओरिजिन्स टू remain relevant in today's cultural and artistic landscapes, and it's very obvious, इतना पुराना बीसीज में जिसकी शुरुआत हुई थी वो आज भी रिलेवेंट है। तो ऑब्वियसली उसने समय के ऊपर, मतलब समय के साथ चलना सीखा है। तो दिस इज बेसिकली इंट्रोडक्शन टू नाट्य शास्त्र। हमें पता चला कि नाट्य शास्त्र क्या है, कब इसकी शुरुआत हुई थी, कौन इसके रचयिता है, स्ट्रक्चर एंड कंटेंट क्या है, इसमें क्या क्या बेसिकली चीजें हैं, एंड इवोल्यूशन ऑफ नाट्य शास्त्र, कैसे इसका इवोल्यूशन हुआ ओवर टाइम, ये भी हमने देखा। इवोल्यूशन ऑफ द नाट्य शास्त्र ओवर टाइम में म्यूजिकल थ्योरीज कैसे डेवलप हुई, रीजनल वेरिएशंस कैसे आए, सारी चीजें हमने देखी। एंड लेटर कमेंटरीज एंड मॉडर्न रेलिवेंस को भी हमने परखा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अबाउट डिवाइन ओरिजिन थ्योरी ऑफ नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र के ओरिजिन के दो थ्योरीज हैं, एक तो है डिवाइन ओरिजिन थ्योरी और एक है सोसाइटल ओरिजिन थ्योरी। तो एक मत जो है वो कहता है कि वो उसका जो क्रिएशन हुआ था वो दैट वाज फ्रॉम डिवाइन। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने पंचम वेद की रचना की थी। पंचम वेद यानी नाट्य वेद। और फिर उन्होंने भरत मुनि को अप्रोच किया ताकि वो इंसानों के लिए सहज भाषा में इस आर्ट का प्रचार करे, प्रसार करे, और इसके माध्यम से लोगों को सही जीवन यात्रा का पाठ पढ़ाए। बिकॉज कहा जाता है कि उस समय ये हो गया था कि लोग, बड़े बड़े जो टेक्स्ट थे, वेदों का ज्ञान जो था, उन सबसे सब लोगों के लिए वो ज्ञान अवेलेबल नहीं था, एंड सब लोग उसमें इंटरेस्टेड भी नहीं होंगे। तो लोग बहुत ही ज्यादा, मतलब अजीबोगरीब आचरण कर रहे थे। न्याय, धर्म, नीति, इन सारी चीजों को समझाने का सही तरीका ब्रह्मा जी ने भरत मुनि को कहा कि ये हो सकता है कि क्यों ना एक ग्रंथ की रचना की जाए ताकि मनुष्य समझ सके क्या सही है, सही क्या बुरा है। एंड थ्रो नाटक, नाट्य, परफॉर्मेंस, नाट्य, नृत्य, संगीत, इन सारी चीजों के माध्यम से लोगों को एडुकेट किया जाए। एंड इन दैट प्रोसेस इट केम इनटू एग्जिस्टेंस। ये कहता है डिवाइन ओरिजिन थ्योरी। हम लोग और डिटेल्स में इसको पढ़ेंगे। एंड सोसाइटल थ्योरी कहती है कि ये किसी एक व्यक्ति द्वारा लिखित नहीं है। उस समय के जो आर्ट फॉर्म्स थे, जो अलग अलग नृत्य की धाराएं प्रचलित थी, इंस्ट्रूमेंट्स थे, उन सभी चीजों को संजो के ये टेक्स्ट बना है विथ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम मैनी पीपल। तो ये सोसाइटी ओरिजिन थ्योरी कहती है। इसको भी हम और डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड प्लीज बी विथ